नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से और सबसे पहले हम वैक्सीनेशन का ही समाचार आपको बताएंगे। आज दोस्तों 300 डोज वैक्सीन की लगी है, कोविशील्ड वैक्सीन की। और आज जो 300 डोज लगी है उसमें से 100 डोज खचवाड़ा गांव में लगी है, जबकि 100 डोज सीएचसी केंद्र बादरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी और 100 डोज जो है चैनवाला अतिथि सदन जो कि प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत वार्ड नंबर 20 के लिए कैंप लगा था, वहां लगी है। और दोस्तों कल भी जो है अभियान के तहत जो वार्ड नंबर 21 के लिए कैंप लगेगा गोरा देवी कन्या विद्यालय में, वहाँ भी वैक्सीन लगेगी। तो कुल मिला के प्रशासन शहरों के संग अभियान लगातार जारी है और लोग दोस्तों ज़्यादा बड़ी संख्या में तो नहीं आते हैं, लेकिन जिन लोगों को अपने काम करवाने होते हैं, जो रुके हुए काम हैं, प्रशासनिक किसी भी प्रकार का कार्य है, पट्टा बनाना या अन्य संबंधित कार्य, चाहे वो किसी विभाग से संबंधित हो, बिजली विभाग से संबंधित हो, जलदाय विभाग से हो या फिर नगर पालिका से हो, स्वास्थ्य विभाग से हो, ऐसे काम लोग जो है वो अपने करवाते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों डेंगू की स्थिति अभी भी बादरा में विकराल बनी हुई है। अभी भी बादरा के तमाम अस्पतालों के बेड बुक हैं, सभी बेड बुक है, जबकि डेंगू का उपचार बड़ी संख्या में लोग अपने घर रहकर भी करवा रहे हैं। तो ऐसे में डेंगू की स्थिति का आंकलन आप कर सकते हैं। और नौर बादरा इसमें हमारे मानगढ़ जिले में दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो नौहर बादरा है। और बादरा का तो हाल दोस्तों इससे भी बुरा है, क्योंकि बादरा के गांवों तक में फैल चुका है बुरी तरह से डेंगू का प्रकोप। तो कुल मिला के डेंगू की हालत जो है नाजुक है, क्योंकि प्रशासन जो कि नगर पालिका और स्वास्थ्य विभाग का तालमेल है दोस्तों, वो देखने में बिल्कुल नहीं आता। एहतियातन उपाय किसी प्रकार के यहाँ किए जा रहे हैं ऐसा नजर नहीं आता। इतनी सीरी कर ली गई नगर पालिका द्वारा फॉगिंग कार्य करने की एक बार, उसके बाद में ये अभियान दोस्तों जिस प्रकार से बीमारी का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसकी भयावहता जो है वो विकरालता जो है उसकी बड़े स्तर पर है। उसको देखते हुए लगातार ऐसे फॉगिंग के और मच्छरनाशक दवाएं हैं उनका छिड़कने का जो अभियान है वो लगातार जारी रखने की आवश्यकता थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। और नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जो है वो प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे बनाने में व्यस्त हैं। तो कुल मिला के दोस्तों आज अन्य खबरों में बताऊं तो आज छठ पूजा का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दोस्तों बादरा में भी बिहारी समुदाय के लोगों द्वारा बड़ी संख्या में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर इस कार्यक्रम को हर साल मनाया जाता है। और ये सावा बस स्टैंड के पास, कोर्ट के पास नज़दीक पड़ी जो पुराना कुआं है उसके पास खाली पड़ी ज़मीन में टेंट लगाकर संगीतमय कार्यक्रम के साथ बिहारी समाज के लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ इकट्ठे होते हैं और नाच गाकर इस कार्यक्रम को विधिपूर्वक पूजा पाठ के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों आखिर छठ पूजा क्या है और सूर्य की उपासना किस प्रकार से इसमें की जाती है, दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, 36 घंटे पानी में खड़े रहकर भी महिलाएं पूजा करती हैं। ऐसी मानता है, ऐसी मान्यता है इस त्योहार की और उनकी सिद्धियां पूरी होती है, तो ऐसी धारणाएं भी है। और दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है छठ पूजा त्योहार। सूर्य, उष्मा, प्रकृति, जल, वायु और इनकी छठी बहन के रूप में छठी मैया छठी पूजा मनाई जाती है दोस्तों। और इसकी एक धारणा मैं अगर और बताऊं तो आपको, कार्तिकेय की पत्नी को भी सरस्वती देवी माना जाता है दोस्तों। छठी मैया जो है कार्तिकेय की पत्नी को भी माना जाता है। ये भी कई हमारे जो शास्त्रों में है वो विधान है और मानना है, पुरानी कथाओं में ऐसी मानता है और कईयों में मानता दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा जो कि महापुराण है हिंदुओं का दोस्तों, उनके अनुसार अगर देखें तो प्रकृति के छठे अंश से प्रकट हुई 16 मातृकाओं, दोस्तों इस पर गौर कीजिएगा आप, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा महापुराण है जो बहुत बड़ा पुराण है और पूरे हिंदू धर्म में इसकी मान्यता प्रचंड रूप से है।
तो प्रकृति के छठे अंश के रूप में प्रकट हुई 16 मातृकाओं के अर्थात माताओं के प्रसिद्धि देवी के रूप में छठ मैया को एक प्रकार से माना जाता है। और ब्रह्मा की मानस पुत्री दोस्तों इसको माना जाता है, और सूर्य की भी मानस बहन के रूप में मानता है। और कई दोस्तों सूर्य की पत्नी जो सांझ है उसको भी छठ मैया कहते हैं। ये अलग अलग हिंदू धर्म में धारणाएं हैं। तो छठ पूजा का जो त्यौहार है दोस्तों धूमधाम से मनाया जा रहा है, और बादरान और राजगढ़ तारनगर आसपास के क्षेत्रों में भी शानदार तरीके से जो जिला हेडक्वार्टर है, जो तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ ये त्यौहार जो है विधि पूर्वक के बड़े कार्यक्रम के तहत मनाया जा रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों कल नवंबर को गोपाष्टमी की पूजा होनी है, और गोपाष्टमी का त्यौहार है, और ये भी धूमधाम से लगभग सभी गौशालाओं में गायों की पूजा करके दोस्तों मनाया जाता है। और बादरा में भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने वाला है श्री कृष्ण गौशाला में, जो कि बहुत पुरानी गौशाला है, उसमें एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। सुबह से ही गायों की उसमें पूजा की जाएगी और विधि विधान से जो है यज्ञ हवन भी किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नारायण धाम गौशाला में भी हवन और गौ माता की पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुनील लुहारीवाला जो कि दोस्तों संस्थापक हैं श्री राम रोटी सेवा के, वो भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में मैं आपको बताऊं तो गांधी बड़ी बालिका विद्यालय के आगे चल रहा 36 दिनों से अनवरत धरना जो था वो आज स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसा क्या कारण रहा दोस्तों, हम आपको बताएं तो तहसीलदार जय कौशिक और बिरानी थानाधिकारी सुखराम चोटिया के अलावा बीओ ओम सिंह वहाँ पहुँचे थे और धरनार्थियों से वार्ता की। दोस्तों इस वक्त धरनार्थियों के साथ पूर्व विधायक भाजपा के संजीव बेनीवाल भी मौजूद रहे, और संजीव बेनीवाल के अलावा करण बेनीवाल, रवि बंसल, छज्जूराम छिप्पा, जय किशन बेनीवाल और मान सिंह नैन, कृष्ण भांबी और मांगू सिंह मेरिया, भागीरथ डाका, दयाराम सहारण आदि अनेकों ग्रामीण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे और एक सफल वार्ता हुई दोस्तों। और वो वार्ता क्या हुई मैं आपको बताऊं तो बालिकाओं के आगे जल्दी निकट भविष्य में आने वाली अर्ध परीक्षाओं को देखते हुए ये धरना जो है स्थगित किया गया है, न कि इसको समाप्त किया गया है। और ये बालिकाओं की परीक्षाओं को लेकर ही इस पर सहमति बनी है। और दोस्तों धरनार्थियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा नहीं मानी जाती है तो अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद एक बार फिर से धरना दोबारा प्रारंभ किया जाएगा। तो ये खुशी की बात है कि बालिकाओं की परीक्षाओं को लेकर जो है धरना स्थगित किया गया है, और ऐसा प्रशासन व धरनार्थियों के बीच में वार्ताएं सफल होकर बना है। तो कुल मिला के दोस्तों ये एक अच्छे संकेत है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक अन्य खबर के बारे में आपको बताऊं तो सुलोचना बेरवाल, उनको महिला कांग्रेस का हनुमानगढ़ जिले का जिला उपाध्यक्ष पद दिया गया है दोस्तों। आज ये एक बहुत बड़ा पद है, और दयानंद बेरवाल की धर्मपत्नी है सुलोचना देवी बेरवाल। दोस्तों आइए जानते हैं, आज छोटी सी एक समीक्षा भी इस विषय पर हम करेंगे दोस्तों। ये हनुमानगढ़ जिला कार्यकारिणी की आज एक प्रकार से घोषणा की गई है, और जिला अध्यक्षा जो कि कांग्रेस की है प्रवीणा मेघवाल द्वारा ये नियुक्ति प्रदान की गई है, और प्रदेश अध्यक्ष जो कि कांग्रेस कमेटी की है, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज, उनकी अनुशंसा पर जो है आज सुलोचना बेरवाल को ये पद प्रदान किया गया है। तो ये पद कितना बड़ा है और किस प्रकार से दोस्तों, एक मैं बात कहूँ आपको तो कांग्रेस की विभिन्न जिलों की कार्यकारिणी संगठन का कार्य जो है, संगठन में रिक्त पड़े पदों का जो कार्यकाल है वो दोस्तों समाप्त हो चुका है, और वहाँ कुछ चेंजिंग नई नियुक्तियाँ करनी थी लेकिन अभी तक नहीं हो पा रही है। और मैं अगर एक छोटी सी आपको बात बताऊं तो वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार कांग्रेस की, यहाँ भी सुगबुगाहट है कि मंत्री
मंडल का विस्तार किया जा रहा है और आने वाले चंद दिनों में ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है। ऐसे संकेत सोनिया गांधी के साथ मीटिंग के पश्चात ऐसी धारणाएं लोगों में बनी है और विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि अब जल्द ही संभवतः कांग्रेस के मंत्रिमंडल में विस्तार होना अवश्यभावी है, जो कि राजस्थान का है। तो दोस्तों इसमें क्योंकि दो जो विधायक के उपचुनाव हुए थे दोस्तों, वो दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस जीत चुकी है और कांग्रेस के हौसले बुलंद है। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत को एक चिंताएं खाई जा रही कि कहीं ना कहीं जो सचिन पायलट गुट है वो कहीं हावी ना हो जाए। और दोस्तों ये लड़ाई भीतरी अंदरूनी लड़ाई जो है लगातार जारी है और इस लड़ाई के रह के कहीं ना कहीं निशान जो है दिखाई दे ही जाते हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस में ये ऊहापोह उठापटक की स्थितियां चल रही है। अब लगता है क्योंकि दो उपचुनाव के विधायक की कुर्सियां जो सीट है वो कांग्रेस की झोली में आ पड़ी है, तो अब कांग्रेस जो है बुलंद हौसलों के साथ मंत्रिमंडल का भी विस्तार कर दे और अपनी जो बाकी है कार्यकारिणी संगठन की जहां जहां जिन जिन जिलों में वो भी जल्द से जल्द पूरी कर दे। दोस्तों इसी की परिणति ये देखा जा रहा है कि हनुमानगढ़ जिले में इस कार्यकारिणी की घोषणा हुई है और भादरा के कांग्रेसियों ने दोस्तों बड़े स्तर पर खुशियां भी व्यक्त की है, खुशियां भी मनाई है। जिस प्रकार से सुलोचना साहू बेरवाल को जो है जिला उपाध्यक्ष का पद, दोस्तों बड़ा पद होता है ये, वो दिया गया है। तो एक छोटी सी समीक्षा हम इसको लेकर करेंगे दोस्तों, क्योंकि अब 3 साल सरकार के लगभग पूर्ण हो चले हैं और उल्टी गिनती एक प्रकार से 2 साल का समय रहते हो ही जाती है। और इस उल्टी गिनती में अगर हम भादरा का अध्ययन करें कांग्रेसी किस प्रकार से कांग्रेस की यहाँ पोजीशन है, तो दोस्तों कांग्रेस एक प्रकार से मर्तप्राय सी होती हुई दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने जो है 82,000 वोट लेकर यहाँ विधायक का ताज पहना था और अब 3 वर्ष होते होते दोस्तों अब स्थितियाँ कुछ भिन्न नजर आती है, क्योंकि जयदीप टूडी धुआंधार जो जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और लगता है कि वो कांग्रेस की टिकट का अपना मजबूत दावा पेश करेंगे। इसके अलावा दोस्तों दयानंद बेरवाल भी बहुत बड़ा नाम है कांग्रेस में और टिकट के प्रबल दावेदारों में भी है। डॉक्टर सुरेश चौधरी जिनको पीछे टिकट दी गई थी गत विधानसभा चुनाव में और 37,000 वोट भी डॉक्टर सुरेश चौधरी ने लिए थे, तो वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं दावेदार तो माने ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो 3 वर्षों से वो निष्क्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों एक नाम और है, मैं आपको बताऊं तो वो है संदीप ढूकिया का। अगर वो नाम प्रभावी तब होता है जब अशोक गहलोत या सचिन पायलट में से किसी एक को आगामी विधानसभा चुनाव में सीएम प्रोजेक्ट करके जो है कांग्रेस पार्टी अपने पत्ते साफ कर दे, उसके बाद में वो नाम प्रभावी होता है। अगर सचिन पायलट के हाथों में सीएम की बागडोर आगामी चुनाव में आती है तो यहाँ संदीप ढूकिया बहुत ताकतवर बनकर उभरेंगे। और दोस्तों अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस की टिकट भी वो ले आए तो इसमें कोई ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भादरा से सर्वाधिक अगर सचिन पायलट के नज़दीकी नेताओं में है तो वो संदीप ढूकिया है। इसके अलावा एक नाम और है दोस्तों जो कि लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते हुए सफलताओं के परचम फहराते जा रहे हैं और चर्चाओं का केंद्र बनकर पूरी तहसील के गांव ढाणी में छाए हुए हैं। दोस्तों ऐसा नाम कौन सा नाम है, मैं आपको बताऊं तो आपने संभवतः अंदाजा लगा लिया होगा। वो किसी पार्टी का अभी तक सदस्य बनना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उनका नाम जरूर भाजपा से जोड़ा जा रहा था पिछले काफ़ी दिनों से। तो क्या आप समझ गए होंगे मैं बजरंग सहारण के लिए बात कर रहा हूं। दोस्तों बजरंग सहारण एक युवा शख्सियत है और एक युवा नेता है और तेजी से बढ़ने वाले एक नेता है दोस्तों। और लगातार गांव का जनसंपर्क अभियान बजरंग सहारण द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे दोस्तों एक मंशा है और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। उनके कार्यालय का रंग जो आपको कुछ समय पहले बंगवा में ही दिखाई दे रहा था, भाजपा में ही दिखाई दे रहा था, वो उसका राष्ट्रीयकरण हो चुका है। वो अब तिरंगे का रूप
ले चुका है। इससे आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि बजरंग सहारण अपनी काबिलियत के दम पर संभवतः कहीं ना कहीं ये सोचकर चल रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट भी अगर मिल जाए तो उससे भी मैं चुनाव फाइट करूंगा। तो दोस्तों कुल मिला के कांग्रेस की टिकट की दौड़ में हम बजरंग सहारण का नाम भी ले सकते हैं। तो आने वाले चुनाव में जिस प्रकार से हमने कुछ दिन पहले एक समीक्षा की थी दोस्तों, आपको याद भी होगा कि बलवान पूनिया को अगर माकपा और कांग्रेस दोनों ही टिकटें इकट्ठी करके दे दी जाए और यहाँ कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा ना किया जाए तो दोस्तों बलवान पूनिया अग्रिम पंक्ति में यहाँ आगामी विधानसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं। ऐसी संभावनाएं हैं और ऐसे फैक्टर भी मौजूद हैं और ऐसी चर्चाएं भी और इसके रीजन भी है दोस्तों। हम आपको आने वाले समय में इसके एक एक रीजन भी आपको बताएंगे। फिलहाल तो आप चर्चाओं की बात ही मान लीजिए। तो दोस्तों ये अगर करिश्मा होता है और कांग्रेस यहाँ बलिदान देती है, कांग्रेस यहाँ अपना कैंडिडेट ही खड़ा नहीं कर पाती या फिर बलवान पूनिया को कैंडिडेट कांग्रेस का बना दिया जाए और माकपा यहाँ कैंडिडेट ना खड़ा करे, ऐसा भी नहीं होता क्योंकि सुनने में आ रहा है कि माकपा कांग्रेस की टिकट अगर बलवान पूनिया ले लेते हैं तो माकपा यहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकती है और अगर माकपा की टिकट से बलवान पूनिया चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस यहाँ अपनी अलग टिकट किसी भी दमदार उम्मीदवार को दे सकती है। अगर ऐसी स्थिति होती है, टिकटें अलग अलग डिवाइडेशन होती है कांग्रेस और माकपा की, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा लाभ पूर्व भाजपा विधायक संजीव बेनीवाल को जाता है, इसमें कतई दो राय नहीं है। कोई भी मुख्य टक्कर में यहाँ आए दोस्तों, यहाँ एक तरफ टक्कर में जो है संजीव बेनीवाल भाजपा के दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर अग्रिम पंक्ति में हम देखें, उनके विरुद्ध कांटे की टक्कर में अगर देखें तो बलवान पूनिया ही वो नाम है। अभी तक जयदीप रुड्डी या संदीप ढुकिया या डॉक्टर सुरेश चौधरी, दयानंद बेरवाल, बजरंग सहारण, कोई भी दोस्तों बहुत मीलों तक उनके पीछे नजर नहीं आते। इसका रीजन भी ये है दोस्तों क्योंकि अभी 2 साल का समय पड़ा है और इस स्थिति में आने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बलवान पूनिया को 20 वर्ष लगे हैं इस संघर्ष को जिंदा रखकर आगे बढ़ने के लिए और आज जो वर्तमान में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है उसको, ऐसे मुकामों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों बहुत कड़ी कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है और बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है, जैसा कि बलवान पूनिया ने 20 वर्षों की राजनीति में करके दिखाया है। तो दोस्तों अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि संजीव बेनीवाल ने क्या संघर्ष कम किया है? संजीव बेनीवाल भी दोस्तों वो नेता है भादरा क्षेत्र का, भादरा विधानसभा का, जो कभी भी निष्क्रिय होकर नहीं बैठता। दोस्तों यही संजीव बेनीवाल की राजनीति और सफल राजनीति और एक्टिव राजनीति का एक फलसफा है और इसी के दम पर संजीव बेनीवाल हमेशा अग्रिम पंक्ति में और कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल भाषा है उसमें कहें तो बारी नजर आते हैं। हर बार संजीव बेनीवाल को एक बारी उम्मीदवार बनाकर यहाँ चर्चाओं में छोड़ दिया जाता है। और दोस्तों सट्टा बाजार भी प्रभावी होता है और सट्टे बाजार की भी अगर माने तो अभी तो सट्टा बाजार इतना प्रभावी नहीं है, इसके ऊपर सट्टे जरूर लगते हैं। अभी से 2 साल 3 साल पहले सट्टे लगने शुरू हो जाते हैं, किसी में दम हो तो सट्टे वो लगाए, लेकिन ऐसी चर्चाएं हमारे पास भी है। तो सट्टा बाजार क्या कहता है दोस्तों? संजीव बेनीवाल को लाख वोट क्रॉस होने वाला नेता मानकर चलता है। फिलहाल चर्चाओं की देखें और सट्टा बाजार की अगर मंशा देखें, उनकी बात देखें, ऐसे कोई चुटमुटे जो सौदे होते हैं दोस्तों उनका अगर आप आंकलन करें और उनकी चर्चा बाजारों में आप सुने तो क्या विधायक बलवान पूनिया लाख वोट क्रॉस करने वाले नेता नहीं है? दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस और माकपा की टिकट दोनों विधायक बलवान पूनिया को देकर अगर चुनावी मैदान में उतारा जाता है और ये अगर दोनों ही किसी प्रकार से समझौते में लेकर बलवान पूनिया जो है नेतृत्व करते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं बलवान पूनिया भी कमतर दिखाई नहीं देते, वो भी अग्रिम पंक्ति में ही दिखाई देते हैं। तो ये अग्रिम पंक्ति लाख क्रॉस वही करेगा अगर आमने सामने की टक्कर होगी तो।
अगर आमने सामने की टक्कर नहीं हुई, अगर तीसरा उम्मीदवार कहीं ना कहीं बारी या थोड़ा बहुत नज़दीक आता हुआ दिखाई देगा तो यहाँ लाख वोट क्रॉस करने की नौबत भादरा विधानसभा में संभवतः ना आए और जीतने वाला उम्मीदवार कहीं ना कहीं 80 से 90,000 या 95,000 वोट तक ही पहुंचे। लेकिन अगर आमने सामने की टक्कर यहाँ होती है तो कोई एक उम्मीदवार जो विजयी होने वाला है वो लाख वोट क्रॉस भी कर सकता है। ये भादरा विधानसभा की आने वाली तस्वीर नजर आती है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतने ही, आगे भी हम लगातार राजनीतिक समीक्षा विश्लेषण करते रहेंगे और कौन उम्मीदवार, जो कौन दावेदार है, कौन नेता है, कौन युवा नेता है जो गांव में जनसंपर्क अभियान चलाए हुए है और किसका अभियान सफल है और किसका अभियान कितना कामयाब है, ये हम लगातार इसके ऊपर हमारी नज़रें बनी रहेगी। क्योंकि आज सुलोचना बेरवाल को एक बहुत बड़ा पद दिया गया और जिस प्रकार से जिला कार्यकारिणी में विस्तार किया गया कांग्रेस की, इसको लेकर हमने ये समीक्षा करनी भी अनिवार्य समझी और देखते हैं आगे क्या भूमिकाएं रहती है और कांग्रेस के ये जो एक अलग अलग धड़े नजर आते हैं वो क्या एक मंच पर आ पाते हैं। तो कुल मिला के देखने वाली बात है। और जयदीप डूडी का तो दोस्तों ऐलान ही किया हुआ है कि दीपावली के बाद वो अपने अभियान की खुलकर शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही। अब हम आपको जल्द से जो है मंडी के भाव बता देते हैं और मौसम का मिजाज भी हम आपको बताएंगे। नौर से शुरुआत करते हैं। नौर में ग्वार दोस्तों 5500 रुपये से 6483 रुपये आज बिका है और चना बिका है आज 4800 से 4970 रुपये, जबकि मूंग बिका है 4700 से 6561 और मोठ बिका है दोस्तों 4500 रुपये से 6215 और अरंड बिके हैं आज 6000 रुपये से 6470 रुपये में। सरसा में नरमा जो है 8000 से 8738 रुपये में बिका है, जबकि कपास बिकी है सरसा में 7500 रुपये से 7821 रुपये। एलनाबाद में नरमा 8000 से 8600 रुपये बिका है, जबकि कपास बिकी है 7600 से 7900 रुपये और सरसों बिकी है 6800 रुपये से 7150 रुपये। दोस्तों रावतसर में नरमा 8600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिका है। आदमपुर नज़दीकी हरियाणा मंडी का देखें तो नरमा यहाँ 8000 से 8540 रुपये बिका है और कपास बिकी है 7400 रुपये से 7701 रुपये में, जबकि पुराना जो गुआर है दोस्तों 5700 रुपये से बोली प्रारंभ हुई और 6230 रुपये चली, जबकि नए गुआर की बोली जो है 5500 से प्रारंभ होकर 6305 रुपये तक चली है। बरवाड़ा मंडी में 8000 से प्रारंभ होकर नरमा 8550 तक बिका है और फतेहाबाद मंडी में नरमा 7000 से 8725 बिका है। भट्टू में नरमा दोस्तों जो है 8000 से 8465 बिका है, जबकि फतेहाबाद में कपास 7200 से 7535 रुपये बिकी है और संगरिया में नरमा के भाव 8300 रुपये से 8659 रुपये रहे हैं और हनुमानगढ़ में नरमा 8523 रुपये से 8695 रुपये में बिका है। तो दोस्तों ये रहे आज के मंडी के भाव। अगर आपको जल्द से मौसम का मिजाज बताते हैं तो आज दिन भर ज़्यादा गर्मी नहीं रही, क्योंकि 28 से 31 डिग्री का टेम्परेचर रहा और 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बादल आज दिन भर 100% छाए रहे। सूर्य के ज़्यादा दर्शन आज नहीं हुए और धूप जो है वो ज़्यादा नहीं खिली है और मौसम एकदम बिल्कुल शांत था। किसी प्रकार से धुंध आज नहीं है, लेकिन सुबह शाम हल्की धुंध आजकल दोस्तों दिखाई देने लगी है। रात्रि को मौसम 25 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। 100% बादल आज रात्रि को भी छाए रहेंगे दोस्तों। इसके अलावा कल 11 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन मौसम कैसा रहने वाला है? 19 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अर्थात ठंड का आभास सुबह होगा। इसके बाद में कुछ हल्की धूप निकलेगी। 28 से 31 डिग्री का टेम्परेचर रहेगा दोपहर में और शाम होते होते 25 से 28 डिग्री का टेम्परेचर कुल आ जाएगा और 4 से 7 किलोमीटर की और देर शाम को 11 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेगी और सुबह 0% बादल रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे 50% दोपहर तक बादल छाएंगे और शाम को फिर 20% ही बादल रहेंगे और रात्रि को मात्र 4% बादल रहेंगे। मौसम बिल्कुल साफ होगा और 20 से 23 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। ठंड रहेगी। 4 से 7 किलोमीटर की हवाएं भी
चलेगी प्रति घंटे की रफ्तार से। तो ये मौसम जो है कुल मिला के आसमान साफ रहने वाला है कल का भी। तो आज के 7 बजे के समाचार में दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे, आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।